हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनैलिटी को। इस पर्सनैलिटी के टॉपिक को जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ये उसके कंटिन्यूएशन में है, यानी जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने उसको आगे बताएगी ये वाली वीडियो। मेरी ये जो पर्सनैलिटी की वीडियो होगी, यानी ये पर्सनैलिटी की सेकंड वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए लर्नर्स, मैं इसी प्रकार साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए लर्नर्स, सबसे पहले मैं राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। पर्सनैलिटी बाय अंकुर सर। पर्सनैलिटी बाय अंकुर सर। देखिए लर्नर्स, तो मैं पहले ओवरव्यू बता देता हूँ हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे आज। पर्सनैलिटी के टॉपिक को हम सीक्वेंस में कैसे पढ़ेंगे, मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के बारे में, थ्योरीज अडेप्टिंग ट्रेट अप्रोच। देखिए इससे पहले मैंने वीडियो में टाइप अप्रोच के बारे में बताया था, पहली वीडियो में पर्सनैलिटी की जो मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो उसके बारे में वीडियो सेक्शन में जाने के बाद मेरे चैनल पर। ये आगे है, टाइप अप्रोच के बाद आएगा अभी ट्रेट अप्रोच। फिर है हमारा ट्रेट कम टाइप अप्रोच, और इसको पेन मॉडल क्या होता है उसी को और फिर जो ये फोटो आपको देख के ही समझ में आएगी होगी, सिगमंड फ्राइड की फोटो है, ओरिजिनेटर ऑफ साइको एनालिसिस। इन्होंने ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में क्या बताया था। फिर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और फ्लूइड साइकोएनालिटिक थ्योरी क्या होता है, और जो भी आइड ईगो और सुपर ईगो में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आज का हमारा मैंने अब ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को कि मैं आप लोगों को किस पैटर्न में पढ़ाऊंगा, किस सीक्वेंस में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। देखिए लर्नर्स, सबसे पहले आता पर्सनैलिटी बाय अंकुर सर। थ्योरीज अडेप्टिंग ट्रेट अप्रोच, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए लर्नर्स, इसका मतलब क्या होगा, गिव मी अ सेकेंड। थ्योरीज अडेप्टिंग ट्रेट अप्रोच यानी जो भी थ्योरी दी गई थी जिसने ट्रेट अप्रोच को अपनाया था, अडेप्ट किया था। ट्रेट थ्योरी बाय गिवन गॉर्डन एलपोर्ट। ये ट्रेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, गॉर्डन एलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। ट्रेट अप्रोच इज द बेसिक यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी। जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच होती है ये पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की बेसिक यूनिट होती है। एलपोर्ट गेव इस थ्योरी यूजिंग आइडियोग्राफिक अप्रोच, और एलपोर्ट ने इस थ्योरी को दिया था आइडियोग्राफिक अप्रोच को एक तरीके से मानते हुए। फिर आता है इसमें द पर्सनल डेवलप सम टेंडेंसी एंड डिस्पोजिशन विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ थ्रू आउट हिज और डेवलपमेंट। इसमें जो भी व्यक्ति होता है उसमें एक टेंडेंसी यानी कैपेसिटी होती है कि वो अपने डेवलपमेंट यानी जो विकास होता है उसको पूरी जिंदगी में एक तरीके से डिस्पोज कर सकता है। दो आर द बेसिक ट्रेट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, और वो उसकी बेसिक ट्रेट होते, कैरेक्टरिस्टिक होते उसके व्यक्तित्व के। और इसके लिए उसने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया इसको, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। देखिए लर्नर्स, ट्रेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, ट्रेट्स क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ इसे। ट्रेट्स आर जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी पर्सन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रेट्स, किसी भी पर्सन के। उसके अलावा ट्रेट्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पर्सन वेरी भी करते हैं। जैसे किसी पर्सन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। देखिए कार्डिनल ट्रेट क्या होता है। कार्डिनल ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं, मैं इनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्डिनल ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं जो किसी भी पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और लिमिटेड नंबर में पाए जाते हैं, और ऑथोरिटेटिव होते हैं दूसरी पर्सनैलिटी के फैक्टर्स पर। जैसे अपना गुस्से को रोकना, लड़ाई हो रही हो तब भी अपने गुस्से को रोकना एक तरह का कार्डिनल ट्रेट्स का एग्जांपल है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेंट्रल ट्रेट क्या होता है, ये कम संख्या में पाए जाते हैं और ये एक तरीके से जनरली बाय दिस क्वालिटी, मतलब एक पर्सन की क्वालिटीज होती हैं, जैसे सच बोलना, ईमानदारी, कोऑपरेशन, सहानुभूति की भावना। ये सेंट्रल ट्रेट के अंदर आते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी ट्रेट। ये ऐसे ट्रेट होते हैं जो कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेट जिसके शार्प नहीं होते उसके सेकेंडरी ट्रेट होते हैं हमारे, और माइनर सिचुएशन में यूज होते हैं और किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को ये डिफाइन नहीं करते। जैसे शेम होना, शर्म आना, एंग्जाइटी, उत्तेजना होना, इरिटेशन, ये सभी एग्जांपल हमारे सेकेंडरी ट्रेट के। आगे बढ़ते हैं, कैटल थ्योरी क्या है। कैटल थ्योरी, आरबी कैटल ने पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करते हुए ये कैटल थ्योरी दी थी।
जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी पर्सन को गैसिंग करके उसकी सिचुएशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी किसी भी पर्सन के ट्रेड से उसकी जो किसी भी सिचुएशन में क्या सही परफॉर्मेंस रहेगी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कैसा उसका मतलब एक तरीके से क्या उसका बिहेवियर रहेगा, वो कैटल थ्योरी में बताया था आरबी कैटल ने। और इसके लिए उन्होंने दो ट्रेट बताए थे, पहला है सरफेस ट्रेट और दूसरा है सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट मैं बता देता हूँ, इसमें सुपरफिशियल एट्रीब्यूट होता है एक तरीके का, जो भी किसी भी व्यक्ति की रिफ्लेक्टेड मतलब एक तरीके से डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ द पर्सन को अफेक्ट करता है ये सरफेस ट्रेट। और सोर्स ट्रेट में क्या होता है, ये बिहेवियर के पीछे छुपा होता है एक तरीके से और इनडायरेक्टली करता है बिहेवियर को कंट्रोल। सरफेस ट्रेट तो डायरेक्ट करेगा एक तरीके से। इन दोनों में अगर कंपैरिजन अगर आ जाए आपको एग्जाम में, सरफेस ट्रेट और दूसरा ट्रेट मैंने बताया आपको सोर्स ट्रेट, इनमें क्या मेन डिफरेंस होता है? ये तो होता है डायरेक्ट, कौन सा? सरफेस। और सोर्स ट्रेट क्या होता है? इनडायरेक्ट, कंट्रोल करता है बिहेवियर को। तो ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद ये 16 होते हैं, नंबर में पाए जाते हैं दोनों, विद देयर अपोजिट पर्सनैलिटी क्वालिटीज, और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर होते हैं पीएफ के। ये बात हुई। अभी आगे बढ़ते हैं ट्रेड्स के बारे में, सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड के बारे में आगे बढ़ते हैं। फिर हम ट्रेड कम टाइप अप्रोच, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आई सैंक का प्रिंसिपल आता, सिद्धांत आता, आई सैंक का सिद्धांत। हैंस जर्गन आई सैंक नाम था इनका पूरा। क्या नाम था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हैंस जर्गन आई सैंक, इसका पूरा नाम था इनका। और इन्होंने क्लैरिफाई यानी स्पष्ट किया कि स्पेशल क्लास क्या होता है। जो किससे स्पेशल क्लास होता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब बिहेवियर को एक संगठित करके और व्यक्तित्व को की प्रॉपर्टीज देख के उन्होंने किसी भी क्लास का एक तरीके से स्पष्ट किया। द आई सैंक पर्सनैलिटी ईपीआई जो होता है एब्रिवेटेड फॉर्म क्या होती है, आई सैंक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी ईपीआई। ये एक तरीका सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्यों डिजाइन किया जाता है, टू सेंट्रल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, यानी मापदंड करने के लिए। दो सेंट्रल डायमेंशन व्यक्तित्व को मापदंड करने के लिए, पहला आता है एक्सट्रावर्जन और दूसरा आता है न्यूरोटिसिज्म। और इसके अलावा तीन ट्रेट पाए जाते हैं जनरली, इन्होंने बताया जो मेन है हमारा, जो पढ़ने लायक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है, सिग्निफिकेंट है। साइकोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन और न्यूरोटिसिज्म। ये इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अभी आगे। ध्यान दीजिए, पेन मॉडल जिसको नाम है इनका, सॉरी, पेन मॉडल एक पर्सनैलिटी थ्योरी है जो हैंस आई सेंग ने दी थी। तीन डायमेंशन में डिवाइड किया उसको, साइकोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, जिसके एब्रिवेटेड एक तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने साइकोटिज्म को पी से रिप्रेजेंट किया, देखिए यहाँ पे, और एक्सट्रावर्जन को ई से, न्यूरोटिसिज्म को एन से। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं एक बार क्या होता है। जो साइकोटिसिज्म में एक तरीके की जो कैपेसिटी होती है वो इम्पल्सिव की तरह झुकी होती है या मापदंड की जाती है एग्रेशन के प्रति। एंटी सोशल बिहेवियर, या एंटी सोशल बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होता। इंडिविजुअल्स हाई इन साइकोटिज्म आर कॉल्ड होस्टाइल एंड अनकेयरिंग। जिन बंदों के अंदर ये साइकोटोसिज्म पाया जाता है इंडिविजुअल के अंदर, वो कोल्ड पाए जाते हैं, यानी मतलब ठंडे पाए जाते हैं। वो ठंडे मतलब ऐसा ठंडा नहीं, मतलब शांत, एक तरीके से ज्यादा उनको गुस्सा नहीं आता। होस्टाइल एंड अनकेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, इम्पल्सिविटी, हॉस्टिलिटी, एग्रेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, नॉन कन्फर्मिटी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आता है एक्सट्रावर्जन, ये किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल की सोशेबिलिटी के लेवल को मेजर करता है, मतलब जो सामाजिक में एक तरीके से समाज में कैसे रहता है उसको मापदंड करता है। उसके अलावा एक्साइटमेंट सीकिंग, और एक्सट्रावर्जन में क्या पाया जाता है, आउट गोइंग, टॉकेटिव एंड टॉकेटिव यानी लोक्वेशियस, इसका सिनोनिम्स होता है, पढ़ा होगा आपने। ऐसे बंदे ज्यादातर लोक्वेशियस होते हैं, मतलब जो बातों नहीं होते, एक तरीके से बातों नहीं कह सकते हैं वो हिंदी में। एनर्जेटिक यानी फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सोशियबिलिटी, सामाजिक होते हैं। और ये नीचे वाले दिए गए सारे कैरेक्टर्स होते हैं, एक्साइटमेंट सीकिंग, असर्टिवनेस, एक्टिविटी लेवल, पॉजिटिव इमोशन। फिर आता है अंत में हमारा न्यूरोटोसिज्म, ऐसे बंदे की इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी मतलब अपने संवेदनाओं पे स्थिरता होती है एक तरीके से। और इंडिविजुअल्स जो न्यूरोटिज्म जिनके पाया जाता है वो एंग्जीशियस, उत्तेजना पाया जाता है, मूड स्विंग्स टाइप में होते हैं उनके बिहेवियर, और इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। और इनके ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एंग्जाइटी, उत्तेजना, मूडीनेस, मूडी होते हैं, मतलब कभी मूड कर लिया कभी ना किया।
काम को करने का, इमोशनल रिएक्टिविटी का सिग्निफिकेंट फीचर, और वनरेबिलिटी स्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, आपको फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिनेटर ऑफ साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्राइड का फोटो है। सुपर ईगो, ईगो और ईड के बारे में इन्होंने बताया था, और ये आइसबर्ग मॉडल है। मैं बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है जो सभी एग्जाम में कवर होता है अगर आप साइकोलॉजी अडोप्ट कर रहे हो तो, पढ़ रहे हो तो। आइसबर्ग मॉडल है ये हमारा। ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में इन्होंने बता रखा है। क्या होता है इस पहले बता दूं इनके बारे में थोड़ा बहुत। ये हमारे सिगमंड फ्रॉइड, और इनको माना जाता है ओरिजिनेटर ऑफ साइकोएनालिसिस। मतलब इन्होंने साइकोएनालिसिस के बारे में इन्होंने बताया था। और उसके अलावा इनका जो लाइफ अचीवमेंट में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इन्होंने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। ईड, ईगो, सुपर ईगो को एक्सप्लेन किया था आइसबर्ग मॉडल के द्वारा। उससे पहले फ्रूड के बारे में देख लेते हैं। ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। ये फोटो देख लेते हैं आप जो सामने बैठा है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा आगे आने वाली स्लाइड। फिर आता कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये क्लियर नहीं होता ना तो मैं नहीं मानता कि साइकोलॉजी में आपको क्लैरिटी हो पाएगी माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड होता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चेतन मन। चेतन मन हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, यानी जो भी प्रेजेंट में जो बंदा रहता है, अवेयरनेस में जो माइंड में रहता है, वो चेतन मन में आता है। सबकॉन्शियस, अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन क्या कहता है कि ना पूरा कॉन्शियस हो ना अनकॉन्शियस। ये तो बस अर्ध चेतन के बारे में, सबकॉन्शियस के बारे में। अनकॉन्शियस होता अचेतन। अचेतन का मतलब होता है कि एक तरीके से बेहोश हुआ हो, जिसको होश नहीं होता, अनअवेयर होता जो एक तरीके से। कॉन्शियस यानी जो पूरा जागा हुआ हो, सबकॉन्शियस मतलब आधा जागा हुआ हो, और अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की अवस्था, अचेतन की अवस्था। ये तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड साइकोएनालिटिक थ्योरी में क्या बताते हैं वो, उनको बताते हैं कि देखो कि ये बताते हैं कि सिगमंड फ्राइड जो साइकोएनालिटिक थ्योरी जिन्होंने दी थी, सबसे प्रभावित पर्सनैलिटी के बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को बताया था, अचेतन मन के बारे में बताया था कि ये सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा? अचेतन मन। किसके? थॉट्स में, विचारों में, फीलिंग्स में और एक्शंस में। फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अचेतन मन क्या होता है? फ्रूड ने बताया कि जो हमारा मानसिक एक तरीके से जो एक्टिविटी करता है माइंड, उसका जो कॉन्शियस लेवल से ज्यादा अनकॉन्शियस माइंड में कवर होता है उसकी। इसमें रिप्रेस थॉट होते हैं एक तरीके से, मतलब दबाए गए हुए थॉट्स, दमन वाले थॉट्स, दबाए दबाए हुए थॉट्स होते हैं, रिप्रेस थॉट होते हैं। फीलिंग और डिजायर दैट कैन इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है? फ्रूड ने प्रपोज किया कि इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ईड क्या होता है? एक तरीके से बता दूं, जो इंसान की अपनी प्रिमिटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो भी डिजायर और इंस्टिंक्ट होते हैं पर्सन के, वो ईड में आते हैं। जैसे ईड मतलब मैं, जो अपने बारे में सबसे पहले सोचे, उसको कहते हैं ईड। ईगो क्या कहता है? ईगो एक रैशनल पार्ट है पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, जो ईड और सुपर ईगो के बीच में काम करता है, और एक तरीके से ये डिमांड करता है कि बैलेंस किया, संतुलन करता है कॉन्स्टेंट्स ऑफ रियलिटी और ईड के बारे में। फिर आता सुपर ईगो। सुपर ईगो एक तरीके से मोरल पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, नैतिक पार्ट होता है व्यक्तित्व का, जो कि सोसाइटल रूल्स और वैल्यूज को इंटरनलाइज करता है। फिर टेक्स एक्स कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है कि एक तरीके से, कंसाइंस एक तरीके से मतलब कुछ भी होने वाला उसको पहले से आभास हो जाए, एक तरीके की सिक्स सेंस मान सकते हैं उसको। कंसाइंस गाइडिंग आवर बिहेवियर एंड मेकिंग अस फील गिल्टी फॉर रॉन्गडूइंग। अगर कोई गलत काम करते हो तो शेम की भावना आती है, किसमें? सुपर ईगो के कारण। फिर आता है डिफेंस मैकेनिज्म। जब हमारा ईगो अनेबल होता है यानी अयोग्य होता है संतुलन बनाने में ईड और सुपर ईगो के कारण, तो उसके कारण एक नई चीज आती है, उसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन और रेशनलाइजेशन। ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। रिप्रेशन का मतलब होता है, जो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, रिप्रेस थॉट के कारण, मतलब दबाए गए थॉट्स के कारण। फिर आता साइकोसेक्सुअल स्टेट। फ्लूइड बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप थ्रू सीरीज ऑफ साइको, मतलब फ्लूइड ने ये माना था कि जो व्यक्तित्व की जो विकास होता है वो किसके कारण होता है? साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के कारण होता है, जिसमें पर्टिकुलर इरोजेनस जोनस आता है हमारा,
और फेलियर टू रिजोल्व कैन लीड टू फिक्सेशन एंड पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। अगर ये रिजोल्व नहीं होते हमारे कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके कारण क्या होता है, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व में विकार आ जाते हैं। आगे होगा, आपको समझ में उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, ईड क्या होता है, प्राइमोर्डियल और इम्पल्सिविटी। ईड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, और ये पूरी तरीके से अनकॉन्शियस और ऑपरेट किया जाता है प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए होता है एक तरीके से। और इसमें डिजायर और इंस्टिंक्ट का सर्च करता है हमारा माइंड। बेसिक ड्राइव होती है, जैसे ईड आउटसाइड सच एज हंगर, प्यास लगना, भूख लगना, सेक्स और एग्रेशन, ये इसके बेसिक ड्राइव्स हैं। इरेशनल एंड इम्पल्सिविटी, द ईड इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इरेशनल एंड इम्पल्सिव, मतलब ये एक तरीके से इरेशनल और इम्पल्सिव इसको डिस्क्राइब किया गया है। और इसके जो प्रभाव क्या होते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स, इसमें कंसिक्वेंस और सोसाइटल नॉर्म्स को कंसीडर नहीं किया जाता। फिर ईगो आता है, ईगो एक तरीके से मीडिएटर, मतलब बीच का होता है, जो कॉन्शियस पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब जो अचेतन मन आता है व्यक्तित्व का, वो ईगो में आता है। और ईड और रियलिटी के बीच में एक तरीके से ये मीडिएटर का काम करता है। अगर ईड किसी की डिजायर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो ईगो के ऊपर ऑपरेट करते हैं वास्तविक जीवन में। फिर आता प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व की जाती है ईगो के द्वारा, उसके लिए, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा ईगो। डिसीजन में या निर्णय लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ईगो रिस्पॉन्सिबल होता है। सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो एक तरीका मोरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, जो कि सोसाइटल रूल्स और वैल्यूज के बीच में इंटरनलाइज करता है। इट एक्ट्स एज कंसाइंस, कंसाइंस मैंने बता दिया था आपको पहले भी। कंसाइंस का मतलब होता है एक तरीके से सिक्स सेंस होती है, कोई भी चीज आने से पहले आभास हो जाना। गाइडिंग आवर बिहेवियर एंड मेकिंग द फील गिल्टी फॉर रोइंग, ये मैंने पहले ही बता दिया। पनिशमेंट और रिवार्ड एक तरीके से आना, यानी सजा आना, और एक तरीके से इनाम देना एक तरीके से, ये सभी सुपर ईगो के मोरल स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं हमारे। तो एक तरीके से इन्होंने बताया है कि, मैं बता देता हूँ, इस आइसबर्ग मॉडल से इन्होंने बताया था सिगमंड फ्राइड ने, कि ईगो हमारा आइस से ऊपर रहता है, मतलब कॉन्शियस माइंड का पार्ट रहता है। ईड हमारा अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट रहता है। सप्रेस्ड थॉट्स जितने भी होते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में आते हैं। और सुपर ईगो एक तरीके से ना पूरी तरीके से ईड का पार्ट होता है, ना पूरी तरीके से ईगो का, दोनों का आधा आधा पार्ट होता है सुपर ईगो। तो मैं आपको बताऊं, कॉन्शियस माइंड आएगा ईगो में, अनकॉन्शियस माइंड आएगा ईड में, और सबकॉन्शियस माइंड आएगा सुपर ईगो में। कॉन्शियस ईगो, अनकॉन्शियस अर्ध अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन ईड में, चेतन मन ईगो में, और अर्ध चेतन मन सुपर ईगो में। इससे बेहतरीन मैं नहीं मानता कि कोई एक्सप्लेन कर सकता होगा इस आइसबर्ग मॉडल को, सिगमंड फ्राइड के अलावा। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से ईड ईगो और सुपर ईगो को एक्सप्लेन किया आइसबर्ग मॉडल्स के द्वारा। फिर इनका क्रिटिसाइज भी हुआ था, वो बात की बात है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, क्या क्रिटिसाइज हुआ था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब इसकी और भी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी वगैरह भी बताई थी, जैसे हल वगैरह ने, इसके अंदर ही आता है, सिगमंड फ्राइड के अंदर ही। और उसके अलावा ट्रांसफर एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस भी साइकोएनालिसिस मैकेनिज्म के द्वारा जो इन्होंने दिया था, उसके अंदर ही आता है ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस, ऑब्जेक्ट रिलेशन से जो रिलेटेड होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मैं बता देता हूँ, कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है, कई बार आता है साइकोलॉजी में। कैथारसिस होता है एक तरीके से तरीके की फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिससे जो भी हमारा जो भी हमारे एक, मतलब मान सकते हो कि स्ट्रेस को रिमूव करने की, या अपने अनकॉन्शियस माइंड में डिप्रेस थॉट को निकालने की टाइप की एक्टिविटी होती है कैथारसिस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और आज का आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हो सके। और फिर लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए अंकुर सर के चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मिलेंगे आने वाली वीडियो में, और मैं आने वाली वीडियो को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और नया सीखेंगे कुछ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।